एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बिम्स। जैसा कि हमने बताया था कि हम पार्ट 5 तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन देखा, उसका टाइमलाइन देखा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा, बैटल्स देखा लाइक बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे बंगाल पे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया। फिर उसके बाद उनका नजर था मैसूर पे, मराठास को कैसे उन्होंने हराया, और फिर उसके बाद वो पंजाब में कैसे उन्होंने कैप्चर किया। तो ये सब हमने देखा था। अब हम ना प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप रीड करते हो, उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो चीजें रिमेम्बर नहीं रह पाती हैं। तो पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमने पढ़ा है वही टॉपिक्स हम लेंगे। तो हमने इतना पढ़ चुका है, अब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका फॉल्स ऑफ मुगल्स एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो बेसिकली देखो ये क्या था। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पूरा मतलब है, और भी हम आगे पढ़ेंगे, पर जितना हमने पढ़ा है उसमें ये क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो मैं आपको लेक्चर के बीच में या प्रैक्टिस के सेशन में बीच में बता दूंगी। सो फर्स्ट टॉपिक है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ 18th एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपने मेरा लेक्चर विजिट किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी आपके लिए हो जाएंगे। अगर आपने विजिट नहीं किया तो डू विजिट, और उसको बहुत छोटा छोटा सेशन मैंने लिया है, आप उसको देखो और फिर इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो ये कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, वो लेटर लेके आए थे किससे? जेम्स फर्स्ट सेकिंग ऑफ इंग्लैंड रिक्वेस्टिंग परमिशन फॉर बिजनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल। तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। मैंने बार बार ये चीज आपको बताया था कि जब हम ब्रिटिश का एंट्री का हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि 1608 में 1608 में इन विलियम हॉकिंस इंडिया आए थे। कब आए थे ये? 1608 में इंडिया आए थे। 1608 में ये इंडिया आए थे। इंग्लैंड के किंग, ये जो इंग्लैंड के किंग है जेम्स फर्स्ट से ये परमिशन लेके आए थे। और ये लेटर लेके उस समय जो मुगल के जो मतलब कि थ्रोन पर थे, वो जहांगीर थे। जहांगीर के टाइम में ये आए थे। और उस समय हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में जाकर ट्रेड परमिशन मांगी थी, इसीलिए जहांगीर हो गया। तो इसमें आपको तीन क्वेश्चंस यहाँ से आपके निकलते हैं कि 1608 में एक्चुअली सबसे पहले, क्योंकि 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, तो उसके बाद ही विलियम हॉकिंस को भेजा गया कि आप जाओ और मुगल से परमिशन लो ट्रेड करने का। ओके, तो किसके परमिशन से आए थे? जेम्स फर्स्ट के परमिशन से आए थे। सेकंड क्वेश्चन हो गया, कब आए थे? 1608 में आए थे। और किसके टाइम में आए थे? जहांगीर के टाइम में आए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट was also known as sunset law since the payment was the made by the sunset of the specific डेट। देखो ये बेसिकली क्वेश्चन है आपका रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ है, लाइक परमानेंट सेटलमेंट। आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा कि जो सनसेट के से लास्ट डेट होता था, बेसिकली इसलिए सनसेट कहा जाता था इसको, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में रूल था कि जमींदार को फिक्स डेट पे रेवेन्यू जमा करना होगा। अगर सनसेट तक रिव्यू जमा नहीं हुआ तो लैंड मतलब कि ऑक्यूपाइड हो जाएगा, मतलब लैंड को वो लोग ले लेंगे। तो बेसिकली इसीलिए इसको सनसेट लॉ बोला गया, क्योंकि ये ऐसा बनाया गया था कि ये बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट है। अब इसमें आप समझो कि परमानेंट सेटलमेंट कब आया था और किसने लाया था। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, ये तो समझ गए कि सनसेट लॉ जो है स्पेसिफिक डेट पे, ये परमानेंट सेटलमेंट को बोलते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन का एक टाइम डेट है। अब हम समझेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है, कब आया और किसके थ्रू आया। तो फर्स्ट को ये आ गया आपका, परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793। ओके, ये डेट याद रखिएगा। किसके थ्रू आया था? लॉर्ड कार्नवालिस। ओके, गवर्नर जनरल थे, इनके थ्रू आया था। और इसमें रूल था कि जमींदार को फिक्स डेट तक रेवेन्यू जमा करना होगा, और सनसेट तक रेवेन्यू जमा नहीं हुआ तो लैंड मतलब कि लैंड ऑकेशन हो जाएगी। ओके, इसलिए इसको सनसेट लॉ का कहते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर हो गया परमानेंट सेटलमेंट। हमने ये भी देख लिया किसके थ्रू आया।
थर्ड क्वेश्चन इज 700 during 700 which goods forms the primary export of in British East India Company फ्रॉम बंगाल। सो ये चीज आपको पता है कि ब्रिटिशर्स को पता था कि यहाँ पे ओपियम, सॉल्टपीटर, सिल्क एंड कॉटन का बहुत ज्यादा मतलब कि है वो है, तो उनको ये चीज समझ में आ गया था, इसीलिए वो ट्रेड करने के लिए वो इंडिया आए थे। तो उनको ये पता था ओपियम, सॉल्टपीटर, सिल्क एंड कॉटन। सो बेसिकली अगर हम इसको समझें, तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कंट्रोल मजबूत किया, तो उन्होंने यहाँ से कैश क्रॉप और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर फोकस किया। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम थे ओपियम, ओपियम, सॉल्ट पीटर, सिल्क एंड कॉटन। बंगाल उस समय टेक्सटाइल और ओपियम ट्रेड का मेजर सेंटर था, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ से प्राइमरी एक्सपोर्ट किया। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओपियम, सॉल्ट पीटर, सिल्क एंड कॉटन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, OSSC, OSSC, ओपियम, वेट, ओपियम, सॉल्ट पीटर, सिल्क एंड कॉटन, ऐसे भी आप याद सकते हो। चलो अब हम फोर्थ क्वेश्चंस देखेंगे कि द रिगार्डिंग द मिसल्स among the Sikh, which of the given statement is true? तो ये जो मिसल सीख थे, ये एक मिलिट्री पॉलिटिकल यूनिट थी। ठीक है, तो सीख पावर अलग अलग आर्मी ग्रुप में ऑर्गेनाइज थी, इससे ही मिसल्स कहते थे। महाराजा रंजीत सिंह ने क्रिएट नहीं की थी, बल्कि रंजीत सिंह के बाद इस मिसल्स को यूनाइट करके सिख एम्पायर बनाया। ओके। तो जब महाराजा रंजीत सिंह के बाद ना उन लोग को मतलब कि थोड़ा सा अपना पावर स्ट्रॉन्ग करना था, तो रंजीत सिंह के बाद मिसल्स को यूनाइट किया और सिख एम्पायर बनाया। बेसिकली मिसल्स की खास बात ये थी कि ये डेमोक्रेटिक नेचर की थी, इक्वलिटी बेस्ड लीडरशिप करती करती थी और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थी। इसलिए करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा डेमोक्रेटिक इन नेचर बेस्ड ऑन इक्वलिटी। ये जो मतलब जो डिसीजंस लेते थे वो इक्वलिटी, ये भी मैंने अपने लेक्चर में कवर किया है। ओके, तो आंसर हो जाएंगे आपके मिसल्स वॉज डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड बेस्ड ऑन इक्वालिटी। एक और चीज इसमें याद रखना कि डेमोक्रेटिक नेचर के भी थे, इक्वलिटी बेस्ड लीडरशिप, और एक चीज और है ना कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो ये भी उसी में आ गया कलेक्टिव ने। ओके। अब हम देखेंगे कार्टाज सिस्टम। जैसा कि हमने पढ़ा था एकदम जब हमने पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले प्रोर्टुगीज आए। ओके, सबसे पहले कौन आए थे? प्रोर्टुगीज आए थे। तो उन्होंने क्या किया, आपको याद है कि मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले प्रोर्टुगीज में एक गवर्नर आए थे जिनका नाम था अल्ब्यूकर। ओके। तो अल्ब्यूकर ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ये सब मैंने लेक्चर में कवर किया, आप जाओ और देखो। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है पोर्टुगीज ने इंडियन ओशियन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था कार्टाज सिस्टम। ओके। तो कार्टाज एक प्रकार का सी ट्रेड पास और परमिट था। कोई भी शिप अगर इंडियन ओशियन में ट्रेड करना चाहता है तो उसे प्रोर्टुगीज से कार्टाज लेना पड़ता। बिना कार्टाज के ये शिप पकड़ी जाती थी या लूट ली जाती थी। इस तरह से पोर्टुगीज ने सी ट्रेड पर मोनोपोली पाली। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था पोर्टुगीज ने, ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो ये कार्टाज सिस्टम किया था पोर्टुगीज ने। So basically this question is, what do the terms of Chaturpatis and tools refers to the हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो बेसिकली समझो इस चीज को, ये दोनों जो थे ना वो पुराने समय के एजुकेशन सेंटर थे, खास करके बिहार और बंगाल रीजन में पाए जाते थे। ये संस्कृत, फिलोसफी, लॉजिक, ग्रामर और रीजनल स्टडीज पढ़ाई जाती थी। इन्हें आप ट्रेडिशनल हायर लर्निंग सेंटर भी कह सकते हैं, जैसे आज के समय में कॉलेज या एडवांस पाठशाला है। तो आंसर हो जाएगा सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन इन बिहार एंड बंगाल। याद रखिएगा, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस हम करेंगे क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर, नादिर शाह इन्वेशन एंड वीकनिंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट सक्सेशन, रीजनल स्टेट, न्यू स्टेट्स ऑफ 18th सेंचुरी, एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। बेसिकली जो हमने इम्पोर्टेंट जो है ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन इंडिया ही है, हम यहीं से शुरू करेंगे। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, मैंने वहाँ पे बता दिए, आप ये सब याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है? ओके, स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।